हाँ जी, हम सीधे हो जाओ। ऑनलाइन स्टूडेंट हमारे ऑडिबल चाहिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, जल्दी से बता दो। ओके मौली। मौली, पॉइंट नंबर 3 यही वाला पूछा आपने, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। कंफर्म करो बेटा। जल्दी बताओ मौली। नोट कौन सा लगाना था? दिस वन। क्या हुआ वो ये? नहीं ये वाला नहीं है, फिर कौन सा पॉइंट है बताओ। बेटा मैं उसका डाउट सॉल्व कर रही हूँ। यही, ये वाला थर्ड पॉइंट, दिस वन, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। और mere silence is not acceptance, right Molly? Alright, so आप लोग भी समझ लीजिए, दिस इज अ डाउट ऑफ एन ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोगों का भी क्लियर हो जाएगा। अपन पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस के फीचर्स के 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट था कि एक्सेप्टेंस आपकी कम्युनिकेट होनी चाहिए, राइट? तो हर तरीके से कम्युनिकेट होनी चाहिए। एक तो ये है कि भाई मैंने कोई बात है जो मन में सोच ली और बोली नहीं, तो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो बोली नहीं ना, अब तक पहुंची नहीं। मैंने उस पे मेल बना दिया एक्सेप्टेंस शो करते हुए, बट जैसे ही मैं उसको सेंड करने वाली थी वैसे ही कोई आ गया और वो ड्राफ्ट में सेव हो गया मेल। मेरे को ऐसा लगा कि पहुंच गया होगा, मैंने भी एक्शन नहीं लिया उस पर। तो इस केस में भी अपन ये माने कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई, राइट? तो आपकी एक्सेप्टेंस थी, आपने उससे जुड़े हुए एक्शंस भी ले लिए थे, लेकिन बेसिकली सारी बात एक तरफ है, वो कम्युनिकेट तो नहीं हुआ ना। तो यही आपका थर्ड पॉइंट है मौली, कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। किसको होनी चाहिए? ऑफरर को। ऑफरर, ठीक है। तो दूसरा, मैं तो एक्सेप्टेंस दे रही हूँ, मुझे तो कम्युनिकेटेड ही है बेटा, आपको ही होनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे मौली ये वाला पॉइंट समझ में आपको? मौली, कितनी मौली है क्लास में यहाँ पे? वो बेटा की आदत हो जाती है बस अपने को 2 ही काम करने क्लास में, यस मैम बोलना, मैम जैसी देखे वैसे गर्दन हिलानी है, राइट? तो कई बार ऐसा होता है कि तुम अनसाउंड मैम क्यों, यस मैम, राइट? गर्दन हिलती रहनी चाहिए बस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है आपका, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। मैंने आपसे कोई बात पूछी और आपने उस बात पे चुप्पी रखी, कुछ नहीं बोला, कोई जवाब नहीं दिया, तो आपकी साइलेंस को आपकी हाँ नहीं मानी जाएगी, ठीक है? तो एक्स ने वाई को ऑफर दिया, क्या आप मेरा पेन खरीदेंगे? और वो चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला, राइट? इशारा किया तो बोल दिया उसने। साइलेंस का मतलब बेसिकली
ना एक्सप्रेशंस के थ्रू, ना वर्ड्स के थ्रू, किसी भी तरीके से कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया। आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, उसने रीड कर लिया, उसने जवाब नहीं दिया, रीड भी नहीं किया, जो भी है बेसिकली उसकी तरफ से जवाब नहीं आया, तो उसके साइलेंस को आप एक्सेप्टेंस नहीं मानोगे। नहीं मानोगे ना? मौली मान लेंगे क्या बेटा? डाउट है? अब मैंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, मान लेंगे तो बोले कि नहीं, डाउट है, नहीं, सब कुछ नहीं है, कुछ रह गया हो तो बताओ, वरना एक और ऑनलाइन स्टूडेंट का कुछ और डाउट था, वो ले लेंगे फिर। ठीक है, सो नेक्स्ट ऑनलाइन स्टूडेंट, बेटा आपने कोई डाउट लिखा था, जल्दी से कॉपी पेस्ट कर दो वापस से। पॉइंट नंबर 7, चाहे समीक्षा ने, ऑनलाइन ही है ना, यहाँ तो नहीं बैठे ना? कई बार होता है यहाँ बैठ के वहां से डाउट पूछ रहे होते हैं, तो यहाँ वाले यहीं से पूछ लेना, ठीक। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ये लास्ट में जल्दी में पढ़ा था, अब अच्छे से समझ लो। आपने रेलवे स्टेशन पे अपना सामान रख रखा है, ठीक, उस टाइम पे आपने सामान रख रखा है, कुली आया कुली की ड्रेस में, उसने उस सामान को उठा लिया, तो ये उसकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है ना, उसने बोला नहीं, राइट। या फिर ऐसे मानो कि आपने उसको बोला भैया सामान लेकर चलोगे, उसने जवाब नहीं दिया, बट वो सामान उठा के और लेकर जाने लगा आपके साथ साथ, तो वो भी क्या है? एक्सेप्टेंस है। तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस वो एक्सेप्टेंस होती है समीक्षा, जो बाय डिफॉल्ट अपन मानते हैं कि हाँ ही है, राइट। अगर आपने बस वाले को इशारा किया, बस रुकी, तो बस रोकने का मतलब एक्सेप्टेंस है ना कि वो आपको बिठाना चाहता है, अगर वो आपको नहीं बिठाना चाहता तो वो रोकता ही नहीं बस वहां पे, राइट। सो ये implied acceptance section 8, the performance of the condition of a proposal or the acceptance of any consideration for the reciprocal promise which may be offered with a proposal constitutes an acceptance। तो इसको ऐसे करो, condition of the proposal मान ली किसी ने, या फिर रेसिप्रोकल प्रॉमिस कर दिया, मतलब प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस कर दिया, अपने एक्ट के थ्रू, अपने कंडक्ट के थ्रू, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस के आगे यहाँ लिख दीजिए बाय एक्ट और कंडक्ट। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल बाय कंडक्ट, ना ये लिखा हुआ भी है, तो बोलने की हर बार जरूरत नहीं है। तो हर बार मैं जब आपकी क्लास में आती हूँ, तो हर बार आप मेरे से पूछते हो कि मैम पढ़ाओगे क्या, और मैं आपको कहूंगी हाँ मैं आपको पढ़ाऊंगी, बाय डिफॉल्ट है ना कि आपने मुझे घुसने दिया, इसका मतलब आप पढ़ना चाहते हो, राइट। और अगर मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं बाय डिफॉल्ट आपको पढ़ाऊंगी, तो इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज नोन एज एक्सेप्टेंस थ्रू इम्प्लाइड वे बाय कंडक्ट, ठीक। अब इसकी जब लैंग्वेज पढ़ेंगे ना अपन, तो लैंग्वेज ऐसे लगेगी ये क्या लिख दिया, ऐसा बहुत ज्यादा जबरदस्त, समझ ही नहीं आया, तो ये सब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि परफॉर्मेंस प्रपोजल की जो कंडीशन है वो एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में आएगी, रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी एक्सेप्टेंस माना जाएगा, और ये वर्ड से होना जरूरी नहीं है, बाय कंडक्ट बाय एक्ट भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, लैंग्वेज आप खुद की लिख के आ सकते हैं, लैंग्वेज सिर्फ आपको डेफिनेशन की रटनी है, बाकी और कुछ नहीं रटना। हाँ जी, हाँ हाँ, इम्प्लाइड हो गई ना बात उसमें, ठीक है। नहीं, मैंने उस वो अलग केस था, मैंने ऑफर ये किया कि मैं आपको ये चीज बेचना चाहती हूँ 5,000, मैं आपको ये चीज 5,000 में बेचना चाहती हूँ, आपने उसके बदले वो जवाब सुनकर आपने 5,000 मुझे भेज दिए, तो इसका मतलब आप खरीदना ही चाहते हो, राइट। वो जो कल एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें बेचने का नहीं था, वो पूछा था कि क्या आप इसको सेल करोगे, अब सेल करने के बदले में वो आपको ये पर्टिकुलरली चीज ही बेच देता, फिर वो एक्सेप्टेंस मांगता है, वो अलग चीज से, ये अलग है। Alright, so yes, any other doubt to any other online student or offline student? No doubt?
लास्ट क्लास है क्या आज भी? आप बताओ, ये यहाँ तक ही पढ़ा था कल अपन ने? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से स्टार्ट करना, कर दो कंप्लीट। हो सकता है, ये इसमें पूरा पूरा पढ़ना ही नहीं है, बहुत सिंपल सा ही है। चलो एवरीबॉडी पे अटेंशन नाउ, जितना मैं समझाते जाऊं उतना इसको समझते जाना। ये बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ दो दो तीन तीन पॉइंट ही याद करने हैं आपको इस पूरे टॉपिक में। एक ही बात को अलग तरीके से घुमा घुमा के लिख रखा है, पहले लॉ की लैंग्वेज में, फिर लॉ के अलावा खुद की लैंग्वेज में, फिर उसको एनालाइज कर रखा है, फिर ये कर रखा है। इतना सब करना नहीं होता आपको, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब अपन जो पॉइंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो ये पढ़ रहे हैं कि मैं आपको ऑफर दूं और आप मुझे एक्सेप्टेंस दो, तो मेरा ऑफर लॉ के हिसाब से कब कम्युनिकेटेड माना जाएगा और आपकी एक्सेप्टेंस लॉ के हिसाब से कब कम्युनिकेटेड मानी जाएगी। ध्यान से सुनते जाना, 10-15 मिनट भी ध्यान से सुनोगे समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको ऑफर दिया, क्या आप मेरा ये पेन खरीदोगे? तो अब ये जो मेरा ऑफर का कम्युनिकेशन है ये लॉ के हिसाब से कब कंप्लीट माना जाएगा? जब आप इसको सुन लेंगे, राइट। और दूसरा सिनेरियो है कि आपकी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब मैं आपकी बात को सुन लूंगी। तो ये तो सिंपल सी चीज है जब फेस टू फेस काम हो रहा है, क्योंकि फेस टू फेस में तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस काम होता है, एकदम से होता है। मैंने बोला, आपने हैंड टू हैंड सुना, आपने बोला, मैंने हैंड टू हैंड सुना, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। लेकिन अब यही कम्युनिकेशन अगर मेल के थ्रू हो रही है या पोस्ट के थ्रू हो रही है, तो उस केस में क्या होगा? जहां पे हैंड टू हैंड ना तो सामने वाला सुनता है, ना ऑफर सुन सकता है, ना एक्सेप्टेंस सुन सकता है, तो उसका रूल अपन पढ़ेंगे। वैसे तो ये सिंपल था, राइट। सो पेज नंबर 1.21 है आपका, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसमें सबसे पहले सेक्शन 4 की डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, जितना टिक कराऊं उतना करते जाना। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, the communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। तो ऑफर कब कंप्लीट माना गया? जब जिसको ऑफर दिया गया उसकी नॉलेज में आ गया। मैंने आपको ऑफर दिया और जब आपने ये ऑफर सुन लिया, आपकी नॉलेज में आ गया, तब वो ऑफर क्या हो गया? कंप्लीट। डाउट है क्या किसी को इसमें? हाँ जी, आया समझ में? क्या आया? क्या आया लास्ट? हाँ, सेक्शन 4 क्या कह रहा है? एक खुली आंखों से सोने का। हाँ, तेज बोलो। उसको समझ आ गया, उसकी नॉलेज में आ गया, तब क्या होगा? ऑफर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अब जैसे, अब मुझे ये कन्विंस हो चुका है कि भाई इसने मेरी बात सुन ली है, तब मेरा पढ़ाया हुआ अब कंप्लीट हो गया। नहीं, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात में अपन सिर्फ ऑफर की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज ये है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। ऑफर का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट माना जाता है जब वो सामने वाले पर्सन की नॉलेज में आ जाए। जिसको ऑफर दिया गया है, पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड इज ऑफरी। तो जब ऑफरी की नॉलेज में आ जाए, आप लोग ऑफरी हो, मैं ऑफरर हूं, तो जब आपकी नॉलेज में बात आ जाए तब ऑफर क्या माना जाएगा? कंप्लीट। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन सेक्शन 4? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखो इसका 54। वेयर ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी बाय पोस्ट, ध्यान से समझना।
टू सेल हिज हाउस फॉर ₹5 लाख। ए ने बी को क्या दिया? प्रपोजल। प्रपोजल कैसे दिया बेटा? पोस्ट के थ्रू दिया। ठीक है, क्या प्रपोजल दिया? कि मैं अपना घर आपको 5 लाख में बेचूंगा। ठीक है, एंड इफ द लेटर कंटेनिंग द ऑफर इज पोस्टेड ऑन द 10th मार्च, और ये जो ऑफर का लेटर था ये किस डेट को पोस्ट हुआ? 10th मार्च को। और ये लेटर पहुंचा किस दिन? 12th मार्च को। और ये सामने वाले ने पढ़ा किस दिन? 12th मार्च को। ये दे रखा है इसमें, देखो, पोस्टेड ऑन 12th मार्च एंड इफ द लेटर रीचेस बी ऑन 12th मार्च, तो ऑफर किस दिन कंप्लीट माना जाएगा? 12th मार्च को कंप्लीट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी नॉलेज में कब आया? 12th मार्च को। यहां तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन 10, इट कैन बी समड अप that when a proposal is made by post, the communication will be complete when the letter containing the proposal reaches the person. तो कम्युनिकेशन पोस्ट के केस में कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब वो पोस्ट उस पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंचे। जो अंडरलाइन कर रहे हो करते जाना। अब आगे, मेयर रिसीविंग ऑफ द लेटर इज नॉट सफिशिएंट, राइट? लेटर का सिर्फ रिसीव करना सफिशिएंट नहीं है, ही मस्ट रिसीव और रीड द मैसेज कंटेंट इन द लेटर। तो आपकी नॉलेज में तो तब आएगा ना जब आप उसको पढ़ोगे, राइट? तो इसी एग्जाम्पल में 12 मार्च को उसने लेटर रिसीव किया और आगे इन्होंने लिखा कि उसने पढ़ा किस डेट को? उसने पढ़ा 15th मार्च को। तो अब ये कंप्लीट कब माना जाएगा? 15th मार्च को। तो कमिंग, इसमें आपको सिर्फ इतना ही लॉजिक समझना है। आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट पूछ सकते हो मुझसे, एक बार मैं ही बता देती हूँ। मैम अपने को कैसे पता चलेगा उसने कब पढ़ा, राइट? वो कब पहुंचा, ये सारी चीजें। तो अपन यहाँ पे लॉ का फॉर्मेशन समझ रहे हैं। आपके एग्जाम में ये केस स्टडी आ सकती है कि 10 को पोस्ट किया, 12 को पहुंचा, 15 को पढ़ा। आपके हिसाब से कौन सी डेट को कम्युनिकेशन माना जाएगा कंप्लीट और क्यों, राइट? तो आप लिखेंगे 15th को कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफर कंप्लीट तब होता है जब ऑफरी की नॉलेज में आए। बस खत्म बात, मिल गए 3 नंबर पूरे, राइट? तो आपके जो केस स्टडीज आते हैं ना वो इसमें से ही आते हैं, बुक से ही आते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। हाँ, 2 नंबर 3 नंबर में इतना ही मिलता है, राइट? क्या समझाओगे? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आएंगे ना 5 नंबर 6 नंबर, उसमें लिखनी है पूरी नामन अपने को 1-1.5 पेज की, राइट? हाँ, वो अभी बाद में सेक्शन की यस स्टूडेंट्स, सेक्शन की आपको ऐसी लिस्ट बनी हुई मिलेगी। मैं दूंगी ना, ये बनी हुई मैंने कहाँ पर मिलेगी? अभी नहीं मिलेगी, जब जरूरत होगी ना मैं अपने आप डिसाइड करूंगी, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब। ये जो लिस्ट बनी हुई है सीक्वेंस में बनी हुई है, राइट? इसमें तो क्या, कभी सेक्शन 4 आ जाता है, कभी 6 आ जाता है, कभी 8 आ जाता है। तो ये सीक्वेंस में है, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोगों को इसको याद करना होगा। जो मैक्सिमम मेजर सेक्शन है वो तो पढ़ के वैसे याद हो जाएंगे, जो अदरवाइज है वो आप इसमें से याद कर सकते हो, जितने मैक्सिमम हो जाए ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्किप ही कर जाए। एटलीस्ट मेरी उम्मीद ये है कि मैं आपको सारे दूंगी तो आप 50% तो सीक्वेंस में याद कर ही लोगे, ठीक है? तो लिस्ट बनी रहेगी, तो आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये सीक्वेंस बनती जाएगी। तो एक याद होगा उसके पीछे 6 याद हो जाएंगे, ठीक है? सो वो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ना तो सेक्शन की टेंशन करनी है, ना केस लॉ की टेंशन करनी है। टेंशन एक्चुअली किसी चीज की नहीं करनी है, सिर्फ क्लास में समझने पे ध्यान देना है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? एक बार आप समझ गए तो आप उसको लिख कर आ पाओगे, और क्वेश्चन आंसर्स तो करेंगे ही अपन वैसे, राइट? तो अभी तो सिर्फ समझते जाओ। 6 नंबर का इंडिविजुअली, एक क्वेश्चन आपका 12 नंबर का आता है, 12 को डिवाइड करते हैं लोग, ठीक है? तो इंडिविजुअली 6 से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है? वो सब बता देंगे,
अभी मैं आपको क्या बताऊं, आप कैसा क्वेश्चन आएगा क्या आएगा, अभी तो अपन सब्जेक्ट ही समझ लें पहले थोड़े दिन। तो जब अपन एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा खत्म हो गया, फिर थोड़ा अपन डिस्कशन करने की स्थिति में आएंगे कि क्या हो सकता है। अभी तो सिर्फ समझने पे ध्यान दो, पेपर अटेम्प्ट करना, ये करना, ये ऐसी चीजें 20 मिनट में सीख जाओगे, ये नहीं सीख पाओगे 20 मिनट में। ठीक है। हाँ, आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी देंगे बेटा, अपलोड करेंगे, आप लोगों को बेचारों को अलग नहीं करेंगे। जब मैंने मेहनत कर ही ली और सेक्शन बना ही दिए तो वो सबको ही पहुंचेंगे, फिर टेंशन में आ गए वो। चलिए, अब नेक्स्ट है, ये तो था अपना कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ठीक। अब अपन यहाँ पर जब बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पढ़ा बेटा सेक्शन 4 में। अब नेक्स्ट अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब होगी, ये सेक्शन 3 में दे रखी है आपके। राइट। तो देखो इसको, क्या हो गया, अभी इस वक्त तो पानी की ही लगेगी ना क्लास में तो। चलो सर, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, माइनर हो ना आप लोग तो, तुम तो माइनर हो बेटा, पानी की लगेगी फिर। ओके। तो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, हाँ जी माइनर आ जाओ, प्रिस्क्राइब्स इन जनरल टर्म्स टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। तो पहली चीज तो इन्होंने ही बता दी कि मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो सकता है, मतलब आप एक्सेप्टेंस कैसे ले सकते हो किसी की भी। तो एक एक्सेप्टेंस तो ये बता रहा कि बाय एन एक्ट, कोई काम को करके या कोई काम को नहीं करके। राइट। अब ये समझो ओमिशन, वो टावर वाला एग्जांपल पढ़ा था ना अपन ने, या वो 2 किलोमीटर दूर पे दुकान खोलना। तो मैंने आपको ये ऑफर दिया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान से समझे, मैंने आपको ऑफर दिया कि आप मेरी शॉप के जस्ट पास में अपनी शॉप नहीं खोलें, आप इसको 2 किलोमीटर दूर पे खोल लें, बदले में मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगी। तो आप अपनी एक्सेप्टेंस कैसे दोगे इसमें, शॉप को यहाँ पर नहीं खोल के। आप यही करो, यही बोलोगे एक्सेप्टेंस में कि हाँ मैं ये शॉप यहाँ नहीं खोलूंगा, मैं 2 किलोमीटर दूर पे खोल लूंगा। तो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं करने की है ना यहाँ पे। तो यही सेकंड पॉइंट है आपका, बाय ओमिशन। राइट। तो लिख लो, एक्ट के नीचे लिखो कोई काम करके, और ओमिशन के नीचे लिखो कोई काम नहीं करके। कोई काम करके एक्ट के नीचे, और ओमिशन के नीचे कोई काम नहीं करके। लिख लिया आप लोगों ने। अब नेक्स्ट पे आओ, ये अंडरलाइन कर रहे हैं अपन, ये सब करते जाना, ये अगेन मैं शायद हर क्लास में कह रही हूँ कि ये आपके नोट्स बन रहे हैं, तो अंडरलाइन करने में कम से कम आलस मत करना, लिखना नहीं पड़ रहा, यही अच्छी बात है। ठीक है। सो कम्युनिकेशन बाय एक्ट, तो अपन एक्ट के थ्रू लिखकर या बोलकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप लिखकर भी बोल सकते हो कि हाँ मुझे ऑफर एक्सेप्टेड है, और बोल भी सकते हो इसी बात को। तो पहला पॉइंट हो गया रिटिन और ओरल। रिटिन में क्या इंक्लूड होगा, लेटर, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल्स, ये सब आपने रिटिन कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा ना, कम्युनिकेशन में। और ओरल वर्ड्स में क्या होगा, टेलीफोन मैसेजेस, या फेस टू फेस भी हो सकता है, वॉइस नोट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है। सबने ओरल कम्युनिकेशन पढ़ा है, सबको आता है। ठीक। अब नेक्स्ट इसमें ये बता रखा है, अगेन कम्युनिकेशन वुड इंक्लूड एनी कंडक्ट इंटेंडेड टू कम्युनिकेट लाइक पॉजिटिव एक्ट और साइन। तो आप कोई तरीके का एक्ट या साइन भी तो कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने ऑफर दिया, आपने कहा यस डन, ऐसे कर दिया, व्हाट्सएप पे करते ना अपन इमोजी लैंग्वेज में, राइट। तो अपन ये कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेंस है। तो थर्ड पॉइंट यही हो गया। तो कम्युनिकेशन बाय एक्ट में 3 तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहली चीज क्या है, रिटन, सेकंड इज ओरल, एंड थर्ड इज एक्ट। एक्ट साइन एक ही बात है। ठीक।
बन गई थ्योरी। अब इस थ्योरी को लिखने में दिक्कत आएगी क्या? नो मैम। नेक्स्ट इसमें बता रखा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग, राइट? So such omission is conveyed by conduct of forbearance. आप कोई ऐसा काम करो या काम नहीं करने का प्रॉमिस करो, राइट? लेकिन इस केस में लास्ट लाइन में दे रखी है कि साइलेंस को अपन ओमिशन का केस नहीं मानेंगे, साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मानते अपन, ठीक है? टिक कर लो। अब इसका एग्जाम्पल खुद पढ़ो, आ जाएगा समझ में। उसने कहा ना कि अगर आप कोर्ट में नहीं आओगे तो मैं आपको 50,000 दूंगा। तो कोई काम ऐसा दिया जो नहीं करने का था, वो कोर्ट में नहीं गया, तो एक्सेप्टेंस थी ना उसकी। तो यही पॉइंट है ओमिशन जो अपन पढ़ रहे हैं शुरू से। तो एक्सेप्टेंस बाय एक्ट और एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन और इनके मोड्स समझ में आ गए आप लोगों को? हाँ इलीगल है, बट यहाँ पे मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आपको जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं ना वो सारे नॉर्मल ऐसे लेमन वाले जो आपको समझाए पॉइंट को, राइट? ऐसे वैसे ये कॉन्सेप्ट इलीगल है, लेकिन आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे आप लोग जैसे सिंपल फादर सन वाले एग्जाम्पल समझाते हैं तो वो तो वैसे ही अग्रीमेंट ही नहीं होते लीगल। लेकिन ये सब आपको कॉन्सेप्ट समझाने के हिसाब से डे टू डे बेसिस के लिए जाते हैं, ठीक है? हाँ लेकिन वैसे जो अपन ने पढ़े जनरल केस में कि सन स्यू कर देगा, इस केस में करेगा, उस केस में करेगा। हाँ हाँ हाँ, अभी आ ही रहा है चैप्टर 3 में, 2 में ही आ रहा है इनफैक्ट ये तो। हाँ हाँ 3 टाइम का नोटिस पीरियड होता है, 3 के बाद चौथी बार में फिर अगर नहीं जाते तो वैसे ही पेनल्टी लग जाती है। तो 3 बार तक कोई जाता भी नहीं है। हाँ लेकिन कोई जाता भी नहीं 3 बार तक, कोशिश यही करते हैं कि लास्ट तक डाले, ठीक है? वो सब नहीं है आपके। हाँ इस केस में अगर ए ने 50,000 नहीं दिए तो बी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि दिस इज एन इलीगल अग्रीमेंट। आपका चैप्टर 3 आ रहा है इस केस में, लेकिन अभी अपन यहाँ पर वो इलीगल लीगल कुछ नहीं पढ़ रहे, अभी सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि ओमिशन का एक्सेप्टेंस क्या होता है। कोई काम नहीं करने की बात करी, इसमें भी लीगल बन सकता है अगर आपका जो क्राइम है वो सीरियस नेचर का नहीं है, तो आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है। आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट होता है कि भाई अब 50,000 की जगह 1 लाख के लिए इतनी लड़ाई करेंगे, मैं 1 लाख तो नहीं दे सकता, 50,000 दे दूंगा, आप लीगल प्रोसीडिंग मत करना। वो कहेगा ठीक है। तो ये आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, वो लीगल भी माना जाता है बनस्पत जो क्राइम है वो सीरियस नेचर का नहीं होना चाहिए, जैसे मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल वैलिड है। बट अभी उस समय मत जाओ, वो चैप्टर 3 आपके लिए लेकर आ रहा है वो सब कुछ। अभी सिर्फ एक्सेप्टेंस समझ लो कि बाय ओमिशन क्या होती है। चैप्टर 4 तक अगर पेशेंस रख लोगे ना तो सारी कड़ियां जुड़ जाएंगी आपकी। यूनिट 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 4 तक अगर पेशेंस रख लोगे तो सब चीजें रिलेट करती जाएंगी। ओके सो अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है, मार्केट इंपॉर्टेंट। सो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है। ऑफर के केस में तो पढ़ लिया, जब प्रपोजल जो ऑफरी है उसके नॉलेज में आए, पढ़ा था अपन ने। तो प्रपोजल कब कंप्लीट माना जाता है? आवाज आनी चाहिए। प्रपोजल कंप्लीट कब माना जाता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ री, ठीक है? अगेन ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। अगेन ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है?
वंस अगेन, व्हेन इज ऑफर कंप्लीटेड? आपने लेटर आप तक पहुंच गया लेकिन आपने पढ़ा नहीं, तो वो कंप्लीट है क्या? कंप्लीट कब होगा? जब आपकी नॉलेज में आएगा। आप लोग कौन हो? ऑफरी। तो कंप्लीट कब हुआ? जब आपकी नॉलेज में आया। हो गया क्या क्लियर? सेट है। अब उल्टी चीज पढ़ रहे हैं, ये ध्यान से समझना और जो लिखा उतना अच्छे से समझ लेना। ये अपन पढ़ रहे हैं कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी। ऑफर कब कंप्लीट माना जाए उसका सिंपल रूल था, लेकिन एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। वेरिएशन ये है कि भाई मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी गई और आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी गई, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई ऑफर दिया, ठीक, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आपने एक्सेप्ट करके एक तो फेस टू फेस काम हो रहा है, तब तो हैंड टू हैंड कंप्लीट हो गई। आपने बोला, मैंने सुन लिया, बात खत्म, राइट? लेकिन अब केस है आपका पोस्ट का। तो पोस्ट के केस में एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी? तो इसमें कोर्ट ने दो सिचुएशंस डिपिक्ट कर रखी है। पहली सिचुएशन डिपिक्ट कर रखी है प्रपोजर के केस में, जो कि होता है आपका ऑफरर, और दूसरा एक्सेप्टर के केस में जो कि होता है आपका ऑफरी, राइट? दोनों के हिसाब से कोर्ट ने अलग अलग सिचुएशन बना रखी। लेकिन कई बार क्या होता है, बीच में मामला अटक जाता है, इधर से हो गई इधर से नहीं हुई, या इधर से हो गई इधर से नहीं हुई, तब फिर कोर्ट ही डिसाइड करती है, राइट? तो यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है, एज अगेंस्ट द ऑफरर, ऑफरर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी, ये पढ़ रहे हैं अपन, ठीक? अगर ये आज पढ़ लो ना तो आज का अपना बेसिक काम पूरा हो जाएगा, अगर ये समझ लो। When it is put in the course of transmission to him so as to be put out of the power of the acceptor to withdraw the same। किसी को आया क्या समझ में? Anybody? नहीं आया समझ में? अब पहले तो ये समझो, एक्सेप्टर के केस में, एक्सेप्टेंस के केस में ऑफरर और ऑफरी अलग अलग हो जाएंगे क्या? ऐसे समझो, मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, मैं कौन हूं? ऑफरर। आप कौन हो? ऑफरी या एक्सेप्टर, ठीक है? अब आप मुझे अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो अब आप कौन बन गए यहाँ पे? एक तरीके से उल्टा चल गया ना ये सब। तो इन्होंने जो वर्ड यूज करे ना, वो प्रपोजल और एक्सेप्टर यूज कर रखे हैं, ठीक है? तो आप अपनी एक्सेप्टेंस मुझे दे रहे हो, तो आप क्या बन गए? प्रपोजल। और आप मुझे अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो मैं इधर एक्सेप्टर, उल्टा बन गया काम इस केस में, राइट? वापस से टाइम लगेगा, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उस ऑफर को क्या किया? एक्सेप्ट। अब आप उस एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप हो जो एक्सेप्टेंस भेज रहे हो। आप भेजने वाले यहाँ पे प्रपोजल बन गए और मैं रिसीव करने वाली एक्सेप्टर बन गई, ठीक है? अभी के केस में, क्योंकि ऐसे मानो मैंने आपको कोई चीज सेंड करी, तो मैं सेंडर हूं, आपने रिसीव करी। अब वही चीज आप वापस मुझे भेज रहे हो, तो आप सेंडर बने और मैं रिसीवर बनी कि नहीं बनी? एक्सेप्टेंस भेजो, तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, आप एक्सेप्टेंस किस चीज की भेज रहे हो? प्रपोजल। भेजने वाले आप हो गए ना, तो भेजने वाला ऐसे समझ लो, ऑफरर एक्सेप्टर ये सब छोड़ो, भेजने वाला और रिसीव करने वाला, ऐसे समझ लो, ठीक? तो ऑफर के केस में भेजने वाली मैं और रिसीव करने वाले आप। एक्सेप्टेंस के केस में भेजने वाले कौन हुए? आप, और रिसीव करने वाली मैं। तो भेज सेंडर रिसीवर समझ लो, है ना? ये समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ध्यान से सुनेंगे। एज अगेंस्ट द प्रपोजल, जो ऑफरर भी यहाँ लिख रखा है आपको, when it is put in the course of transmission to him as to be out of the power, मतलब यहाँ पर पोस्ट में मैंने चिट्ठी डाल दी एक्सेप्टेंस की। तो जैसे ही मैंने चिट्ठी डाल दी,
मेरे एरिया से तो बाहर हो गई ना वो, मेरा काम तो कंप्लीट हो गया, तो मेरी तरफ से काम पूरा हुआ। एग्जाम्पल देखो आएगा, if B accepts A's proposal and sends his acceptance by post on 14th, तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन कि बी ने एक्सेप्ट किया ए का प्रपोजल और उसने अपनी एक्सेप्टेंस कौन सी डेट को भेज दी, एक्सेप्टेंस भेजी उसने पोस्ट के थ्रू 14th को। ठीक, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ए के अगेंस्ट में, ए कौन था यहाँ पे, ऑफरर, ऑफरर था। तो ए के केस में ये एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी, 14th को, दैट इज व्हेन द लेटर इज पोस्टेड। रीड द एग्जांपल अगेन, पढ़ो। आ गया, पहली बार में नहीं आता, 2-4 बार लगता है इसको, पहली बार में सारे स्टूडेंट सारी क्लास के परखच्चे उड़ जाते हैं एक बार तो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एक अगेंस्ट में अभी बता दे। हाँ जी, जूम करते तो ये सब हिल जाएगा हमारा काम, अंडरलाइन भी हट जाएगा। अभी कोशिश करो ये पॉइंट पढ़ने का ऐसे, इसका मतलब इससे पहले कुछ पढ़ा ही नहीं। कहाँ से, अच्छा अभी भी बुक से पढ़ ले यार बेटा। वाह वाह वाह, कुछ कुछ आया कि कुछ भी नहीं आया, बहुत कुछ आ गया। अभी और पढ़ेंगे, आज इसको पढ़ के खत्म करेंगे, फिर परसों जब क्लास शुरू करेंगे ना फ्रेश माइंड से और पढ़ेंगे इसको, तो जब फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे 5 मिनट में सब सेट हो जाएगा। नहीं आज पढ़े बिना उस दिन पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा समझ में, कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर करके जाओगे। यही एक इकलौता एक डिफिकल्ट पार्ट थोड़ा सा इसका, इसके अलावा फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं मिलेगा किसी भी यूनिट में, बता रही। तो यहाँ पे अब बता दू, आया समझ में थोड़ा बहुत, कोई समझा सकता है, एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई। चलो रहने दो, मत समझाओ, क्योंकि आधा अधूरा समझाओगे बाकी क्लास कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे समझो वापिस से, पे अटेंशन ऑन द एग्जाम्पल। ए ने प्रपोजल दिया, ए के प्रपोजल को बी ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, इफ बी एक्सेप्ट्स एज प्रपोजल, और बी ने एक्सेप्टेंस कौन सी डेट को भेजी, 14th को। तो इस केस में अपन जब बात कर रहे हैं तो ए कौन हो गया, प्रपोजल, सब कुछ भूल जाओ पहले का, सेंडर रिसीवर सब भूल जाओ। अब बी कौन हो गया, एक्सेप्टर। ठीक, ए ने बी को क्या दिया, प्रपोजल, बी ने उस प्रपोजल को क्या किया, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करके उसने पोस्ट किस दिन भेजी, 14th को, पोस्ट भेजी उसने 14th को, बी है यहाँ पे आपका एक्सेप्टर। ठीक, आगे देखो, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ए। अब ये जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो ए के अगेंस्ट में कंप्लीट कब मानी जाएगी, कब मानी जाएगी, क्योंकि उसने उस दिन क्या कर दिया था, चिट्ठी डाल दी थी। तो जिस दिन चिट्ठी डाल दी उस दिन बी की जिम्मेदारी कंप्लीट हो गई, मैंने एक्सेप्टेंस करी, मैंने चिट्ठी डाली, पोस्ट कर दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई कि नहीं हुई, पहले समझ लो। The communication of acceptance as against A is complete on 14th, that is when the letter is posted. As against B, acceptance will be completed, the letter reaches A. और B के अगेंस्ट में कब कंप्लीट मानी जाएगी, जब लेटर A को पहुंचेगा। तो अपन ये माने कि लेटर पहुंचा 20 तारीख को, तो B के अगेंस्ट में और ए के अगेंस्ट में। ठीक है, अब ये अगेंस्ट वर्ड क्या होता है इसको समझते हैं अपन। तो अगेंस्ट के केस में बात करें, इन द केस ऑफ,
एज अगेंस्ट की जगह आप ऐसे पढ़ो इन द केस ऑफ, लिख लो, अगेंस्ट की जगह लिखो इन द केस ऑफ। दो सिचुएशन अलग है ना, यही तो पढ़ रहे, सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी। वो ऑफर था, वो ऑफर था, वो ऑफर था, ये एक्सेप्टेंस है। यस, अब वापस से इसको ऐसे समझो, ऑफर के केस में तो जब नॉलेज में आ जाए तब खत्म, राइट। एक्सेप्टेंस के केस में दो सिनेरियोज है। पहला सिनेरियो है आपका प्रपोजल के केस में कब कंप्लीट मानी जाएगी, जैसे ए के केस में कब कंप्लीट मानी जाएगी, और बी के केस में कब कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर ए है आपका प्रपोज करने वाला, बी है आपका एक्सेप्ट करने वाला, ठीक। बी जो एक्सेप्ट करने वाला है उसने चिट्ठी किस डेट को पोस्ट कर दी, 14 को, बी की जिम्मेदारी खत्म, ठीक। और ए ने किस दिन रिसीव कर ली, 20 को, ए की भी जिम्मेदारी खत्म। तो यहाँ पर अपन ये पढ़ रहे हैं कि बी के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी तब खत्म हो जाएगी जब वो चिट्ठी डाल देगा। तो लाइन जो आ रही है, पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, प्रपोजल के केस में, ठीक है। तो जब बी चिट्ठी डाल देगा तो ए के प्रति उसकी जिम्मेदारी खत्म, ठीक। और जब ए चिट्ठी पढ़ लेगा तो बी के प्रति उसकी जिम्मेदारी खत्म, ठीक। मैंने आपको कोई प्रपोजल दिया, आपने उसका एक्सेप्टेंस पोस्ट के थ्रू दिया, ठीक। ध्यान से, ये लास्ट है बिल्कुल। आपने जो एक्सेप्टेंस के लिए चिट्ठी पोस्ट करी वो करी 14 तारीख को, तो आपकी जिम्मेदारी मेरे प्रति खत्म हो चुकी है, आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस पहुंच गई। और मेरे केस में एक्सेप्टेंस कब कब खत्म होगी, जब मैं उस चिट्ठी को पढ़ लूंगी, मेरी नॉलेज में आ जाएगी, राइट। तो यही अपन पढ़ रहे हैं कि प्रपोजल के केस में ट्रांसमिशन होते ही खत्म हो जाएगा और एक्सेप्टर के अगेंस्ट में नॉलेज में आते ही। तो अगेंस्ट का मतलब जिसके अगेंस्ट में काम हो रहा है। तो आपके केस में, इन योर केस, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी, जब आप ट्रांसमिशन में डाल दोगे। और किसके अगेंस्ट में, मेरे अगेंस्ट में, ऑफरर के अगेंस्ट में, ठीक। मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी कंप्लीट, जब मैं उसको पढ़ लूंगी। किसके अगेंस्ट में, आपके अगेंस्ट में। इतनी सी बात थी, राइट। तो आपको दो बातें इसमें याद रखनी है। पहली बात, प्रपोजल के केस में एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन के टाइम पे कंप्लीट होगी, और एक्सेप्टर के केस में एक्सेप्टेंस नॉलेज में आने पे कंप्लीट होगी, राइट। एक्चुअली एग्जाम के हिसाब से आपको दो वर्ड याद करके जाने इसमें। थ्योरी में प्रपोजल के केस में कब कंप्लीट होगी, इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन, और एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगी, नॉलेज, राइट। अब आप दोनों जरा खड़े हो जाओ, मुझे समझा दो ये पूरा कॉन्सेप्ट, बोथ द गर्ल्स। जस्ट अ सेकेंड, यस, so yes, you first, the entire concept of communication of acceptance. जो भी लॉ की क्लास में आज पढ़ा वो कुछ भी, anything that we have studied in today's class, anything that we have studied up till now in the law class, कुछ नहीं आता। योर नेम, इशिता। जयपुर में रहते हो, पीजी में रहते हो, जयपुर में रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो। So what will happen if I just give your name and the same information is communicated to your house? जबरदस्ती कर रहे हो बेटा सीए। आई थिंक मैंने आज से बहुत पहले आपको 2 बार 3 बार 4 बार वार्न किया है, आज पहली बार नहीं किया। पूरी क्लास में 1 घंटे से आई वॉज ऑब्जर्विंग यू, ये कम्युनिकेशन चल रहा था, मैं आपको देखते ही आप चुप हो जाते, हो रहा था ये अपने बीच में, यस और नो। अब मुझे बता दो, ये कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस आपको कोई भी समझा के दिखा दे,
यस। ये तो आपने सही बताया, कम्युनिकेट कब होता है ये बताओ मुझे तो। मैंने आपको ऑफर दिया, ऐसे समझो मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो आपकी तरफ से कब कंप्लीट होगा, मेरी तरफ से कब कंप्लीट होगा, एक्सेप्टेंस। सेकंड पार्ट इज राइट, फर्स्ट पार्ट इज, अपने पास बेटा स्कोप ही नहीं है कि अपन उन चीजों में, जब अपन इनिशियली 15 दिन 20 दिन लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो वी डोंट हैव दिस ऑप्शन कि अपन थोड़ा भी अपने माइंड को डाइवर्ट कर ले, राइट। और ये मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ज्यादा टेढ़ी चीज है। समझ में आने के बाद ऐसा लगेगा कि यदि क्या है, ये तो बहुत आसान है, बट समझते टाइम, लैंग्वेज पढ़ते ही मैंने आपको कहा था किसी को आया हो तो बता दो, नहीं आया था ना किसी को भी, तो ये चीज नहीं आएगी। और जब समझ आ जाएगी ना, उसके बाद अब सबको ऐसा लग रहा हो क्या बहुत आसान सी चीज है, एक ने जब चिट्ठी डाली तब और दूसरे ने जब पढ़ी, बस खत्म। इतना सही तो है, एक्सेप्टेंस हो रहा है क्या, राइट। लेकिन ये दो चीजों को समझने में अपन ने 20-25 मिनट लगाए कि नहीं लगाए, क्यों लगाए। मैं आपको सीधा सीधा रटवा सकती थी कि रट लो इसको, दो लाइनों को, ट्रांसमिशन और नॉलेज, और 4 बार आपको बुलवा देते, आपको भी लगता है वाह बढ़िया चीज आ गई, एग्जाम में केस स्टडी आती, कब क्या करते, वो डेट के हिसाब से केस स्टडी देंगे कि 12 को चिट्ठी पोस्ट करी, 13 को पहुंची, 14 को पढ़ी, क्या लिखोगे, कौन सी डेट लिखोगे, कब लिखोगे। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे बार बार आप लोगों को ये बोलना चाहिए। एक जने को तो कुछ नहीं आता, एब्सोल्युटली ब्लैंक, दूसरे ने आधा अधूरा सुना तो आधा अधूरा आता है। तो केस स्टडीज में बेटा या तो पूरे मार्क्स मिलेंगे या जीरो मिलेंगे, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन पढ़ लो, आप मत पढ़ो, आप घर से पढ़ने के लिए बोल दो, आप बाहर जाके मजे कर लो, यू हैव गॉट एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। आप किसी और टीचर की क्लास में जाके बैठ जाओ, आप कह दो नहीं मुझे तो लॉ ही नहीं पढ़नी है आपसे, हमें तो वहां पढ़ना, पढ़ लो यार जाके, यू हैव गॉट ऑल द ऑप्शन, बट कुछ तो यूज करो, राइट। या तो क्लास में हो तो पढ़ो, या तो क्लास में नहीं हो तो मत पढ़ो, सिंपल इज दैट। आप मुझे कभी भी बाहर मिलोगे, आई विल नेवर आस्क दिस क्वेश्चन टू एनी ऑफ द स्टूडेंट कि व्हाई वर यू नॉट देयर इन द क्लास, और आई विल नॉट टेक एनी एक्शन, आई नेवर डू दैट, योर चॉइस, माइनर हो मेजर भी हो जाओगे, राइट। तो अल्टीमेटली स्कूल तो है नहीं कि मैं आपको डराऊं धमकाऊं ये करूं वो करूं, बट इतनी छोटी सी चीज भी अगर अपन नहीं सुन रहे और अपने साथ साथ बाकी के लोगों को भी अपन डिस्टर्ब ही कर रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, बाकी आगे पीछे वालों को भी थोड़ा 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 ही आता होगा, राइट। एंड स्पेशली इशिता, आई एम नोटिसिंग यू फ्रॉम डे वन, इट्स नॉट हैपनिंग एट ऑल, बिल्कुल काम नहीं हो रहा, एंड आई एम डूइंग दिस फॉर योर फेवर। यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई स्कूल तो है नहीं कि रिजल्ट आएगा और बच्चा नहीं आएगा या ये हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, राइट। so this is my last warning to you, next time I will not tolerate you in the class, ठीक है। so one last time, ए के केस में और बी के केस में दो अलग चीजें, केस अलग है और अगेंस्ट अलग है, आ गया ना अगेंस्ट वाला सिस्टम समझ में, ठीक। तो पहला प्रपोजर, प्रपोजर कौन है, ए के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी, जब बी ट्रांसमिशन कर देगा, चिट्ठी डाल देगा, ठीक है। और बी के केस में जो एक्सेप्टर है, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी, जब ए पढ़ लेगा। अब कोई डाउट है, तो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज अब समझ में आ गई, तो कोई ये हर क्लास में होता है ऐसा, आप लोगों के साथ नहीं, जब से मैं पढ़ रही हूँ, व्हेन आई स्टडीड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट 10-12 years ago, तब भी ऐसा ही होता था, क्योंकि अपन एक सेट तरीके से लैंग्वेज पढ़ते, इंग्लिश पढ़ते हैं अपन, अपन वैसे समझने की कोशिश करते हैं, अपना दिमाग उल्टा नहीं चलता, दो एक चैप्टर पढ़ लोगे तो दिमाग चलने ही लग जाएगा, नहीं माना जाएगा। अब पढ़ा नहीं पढ़ा ये शुरू में ही बता दिया था कि प्रूव करना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग,
अभी अपन सिर्फ रूल पढ़ रहे हैं, तो रूल के हिसाब से आप दो चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। पहली चीज की थ्योरी आती है तो क्या लिखना है, थ्योरी तो याद हो गई होगी। प्रपोजल के केस में इन द प्रपोजल के अगेंस्ट में इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन, और एक्सेप्टर के अगेंस्ट में व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन। ठीक, ये थ्योरी तो यही याद हो गई, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं। परसों मैं एक केस स्टडी आपसे रिवाइज करवा दूंगी इसी चीज की कि इस डेट को ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उसके आंसर आप लोग बहुत जल्दी दे दोगे अगर रिवाइज करके आओगे तो ये पक्का हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ऑन मंडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर, राइट? सो असाइनमेंट फॉर यू टुडे। पेज नंबर 1.28 असाइनमेंट लेना है बेटा, जाना नहीं, टेक द असाइनमेंट। So yes, just for good memories, पेज नंबर 1.28 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे आज आप लोग सारे, और इन क्वेश्चंस में डाउट आएगा तो आप मेरे से मंडे को पूछोगे, राइट? नेक्स्ट, हाँ, तो सीए का मॉड्यूल में पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ से कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। सेकंड, आगे भी असाइनमेंट, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड दैट्स इट, सारे हो गए। अब जो बचा हुआ है ना उसके क्वेश्चन है ही नहीं पीछे। आप ही क्वेश्चन करने का तरीका समझो। हाँ, तरीका ये है कि पीछे आंसर सारे दे रखे हैं तो उनको कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको, या तो बैग जमा लो फिर सुन लेना। यही बताना चाह रही हूँ मैं, अगर सुनना चाहें तो। नहीं, जमा लो, बैग जमा लो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके। सो आपको जो लिखना है वो ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, मोस्टली डिस्क्रिप्टिव। तो पहले तो आप इसका येस और नो लिखोगे, उसके बाद लिख लो फ्लो लिख लो, पहले तो येस और नो लिखोगे। येस नो के बाद उससे रिलेटेड अगर कोई डेफिनेशन है तो वो डेफिनेशन लिखोगे, सेक्शन के साथ में डेफिनेशन, डेफिनेशन अलॉन्ग विद सेक्शन। उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करोगे, डेफिनेशन के साथ जो कॉन्सेप्ट, हाँ, डेफिनेशन है तो डेफिनेशन एक्सप्लेन करोगे, और डेफिनेशन नहीं है तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करोगे, ठीक है? फिर उसके बाद अगर केस लॉ का नाम दे रखा है, केस लॉ तो बहुत सारे, लेकिन अपन ने जो मैंने टिक कराया, जैसे लालमन वाला करवाया, मोहिनी दीदी अभी आया नहीं शायद, तो कार्लिल वाला करवाया, कार्बोलिक वाला, ठीक है? तो जो मैंने करवाया उससे रिलेटेड आया तो केस लॉ लिखोगे, और एक या दो एग्जाम्पल लिखो, एक ही लिख लेना चाहिए, एक एग्जाम्पल लिखोगे। एग्जाम्पल आप क्वेश्चन बुक में जो दे रखा है वो भी लिख सकते हो, और अगर एग्जाम्पल बुक के अलावा खुद का बना के लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। तो हाँ, एग्जाम्पल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले आप येस नो का आंसर दोगे, येस नो वाला क्वेश्चन अगर नहीं है तो इस पॉइंट को स्किप कर जाओगे। फिर उसके बाद से रिलेटेड डेफिनेशन है तो वो लिखोगे, नहीं तो सीधे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करोगे, और वो केस लॉ है तो वो लिखोगे, और उसके बाद एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक है? तो ये इस फ्लो में आप आंसर्स करोगे। पीछे जो आंसर दे रखे हैं वो बुक की लैंग्वेज में दे रखे हैं एज इट इज, तो वो ऐसा लगेगा कि ये कैसे लिख सकते हैं, ये हम नहीं लिख सकते, तो आप खुद की लैंग्वेज में लिखोगे, पढ़ के लिख सकते हो, बुक भी पढ़ सकते हो। एमसीसी में भी आंसर्स दे रखे हैं क्वेश्चंस के, वो सिंपल है थोड़े से, उनको भी यूज कर सकते हो। तो इस बेसिस पे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप करके लाएंगे, एंड विल एंड दिस चैप्टर ऑन मंडे। तो अब किसी को डाउट, को ये नहीं बोलेगा मैम आया ही नहीं कुछ भी, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ठीक है, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब नेहा इसको एक बार मंडे को वापस डिस्कस कर लेंगे क्योंकि क्लास का टाइम हो गया आज। आप मेरे से मंडे को क्लास में आते ही, राइट, डेट की मैं केस स्टडी करवाऊंगी आपको, तो केस स्टडी के बेसिस पे वैसे तो समझ आ जाएगा, फिर भी नहीं आता है तो आप मेरे से इनिशियली पूछ लेना, ठीक है नेहा? अगेंस्ट का मतलब दूसरी पार्टी के
कॉन्टेक्स्ट में आपका एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो मेरा एक्सेप्टेंस आपके कॉन्टेक्स्ट में कब कंप्लीट हुआ और आपका मेरे कॉन्टेक्स्ट में, वो अगेंस्ट यूज करते हैं उसके लिए वर्ड मॉली, राइट। एनी अदर डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ, अगर हम बाहर जयपुर के वो कॉलेज वाले सेट कर लेते हैं, उस टाइम हर कॉलेज का